Let's take the next example. Find the angle at which the curve y is equal to k e raised to power kx cuts the y axis. इसका मतलब क्या हुआ? हमें वो एंगल निकालना है at which this curve cuts the y axis. Now let's say this is our x axis, y axis. तो ये कर्व अब नाउ y is equal to k e raised to power kx क्या है? अगर k पॉजिटिव लें तो ये है. तो द एंगल, फाइंड द एंगल एट विच दिस कर्व कट्स द y एक्सिस. ये कर्व लेट्स से ये कर्व y एक्सिस को जहां काटती है वहां पे एंगल क्या बना, किस एंगल पे काट रही है रादर. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिस पॉइंट पे ये कर्व x y एक्सिस को काट रही है वहां पे टेंजेंट बना है. तो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर दिस एंगल बिटवीन दिस कर्व एंड दी y एक्सिस हम सोच रहे हैं. इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि ये कर्व y एक्सिस को किस एंगल पे काट रही है. तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे ये y एक्सिस को काट रही है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाए और उस टेंजेंट और y एक्सिस के बीच का जो एंगल है विल बी द एंगल एट विच दिस कर्व इज कटिंग दी y एक्सिस. तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाएं कि ये कर्व y एक्सिस को कहां कट कर रहा है. तो द कर्व कट्स y एक्सिस एट विच पॉइंट, कहां कट करेगा, जहां एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे तो x 0 होता है. तो therefore y is equal to k e की पावर 0 which is k. Therefore the point under consideration is 0, k. यानी यहाँ पे हमें tangent बनाना है. तो now for tangent we have to differentiate. तो differentiating with respect to x, तो dy by dx क्या होगा, k is constant, तो बाहर हो गया. e की पावर kx का e की पावर kx और kx का k. तो therefore k square e की पावर kx. और ये dy by dx कहाँ निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ निकालना है, एट 0, k. एंड व्हाट इज 0, k? 0, k वो पॉइंट है जहां कर्व y एक्सिस को कट कर रहा है. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 0, तो e की पावर 0 यानी k स्क्वायर. तो यानी ये जो dy by dx है दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स tan थीटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट. मतलब ये एंगल अगर हमारी लेट्स से वी ड्रॉ दिस, ये हमारा टेंजेंट है 0, k पे. तो ये एंगल क्या बता रहा है, ये इस टेंजेंट का स्लोप बता रहा है, इंक्लिनेशन रादर. तो ये tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या आई, k स्क्वायर. एंगल हमें कौन सा निकालना है, एंगल वी हैव टू फाइंड इज लेट्स से ये वाला एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द y एक्सिस, एंगल एंड द y एक्सिस. तो इसका मतलब ये एंगल तो 90 है where the axis intersect. तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल हमको निकालना है, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा. तो अल्फा प्लस ये एंगल क्या है, थीटा, एंड प्लस 90 शुड बी इक्वल टू 180. तो अल्फा एंगल की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस थीटा. और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स k स्क्वायर. क्यों, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या है, k स्क्वायर. तो थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स k स्क्वायर. एंड पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स k स्क्वायर को क्या लिख दें, cot इनवर्स k स्क्वायर. तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या है, एंगल एट विच द कर्व y इज इक्वल टू k टाइम्स e की पावर kx कट्स y एक्सिस इज cot इनवर्स k स्क्वायर, cot inverse k square. Now let's take the next question. If the curves x is equal to y square and xy is equal to k cut orthogonally, find k. मतलब अब जब ऑर्थोगोनली कह दिया है, कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं इन दो कर्व्स के, उन सब पॉइंट्स पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री है. ठीक है. तो लेट the point of intersection of the curves be alpha beta. तो अल्फा बीटा दोनों को सेटिस्फाई भी करेंगे क्योंकि दोनों कर्व्स पर है.
तो क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू के। ये फर्स्ट सिचुएशन आ गई। सेकंड, अगर वो कट ऑर्थोगोनली कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व्स के जो टेंजेंट्स का स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 होगा। तो डिफरेंशिएटिंग द फर्स्ट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर को बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल्स टू x का हो गया 1, विच इम्प्लाइज dy बाई dx की वैल्यू क्या आई 1/2y, यानी dy बाई dx की वैल्यू एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आई 1/2 बीटा। सिमिलरली जो हमारा दूसरा कर्व है xy इज इक्वल टू k, इसको भी डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा चाहे तो इसको प्रोडक्ट रूल से कर दें, तो x डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाई dx प्लस y बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 इक्वल्स टू 0, k है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा dy बाई dx विल बी इक्वल टू माइनस y बाई x, विच इम्प्लाइज dy बाई dx की वैल्यू एट अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज माइनस बीटा अपॉन अल्फा। तो ये हमारा क्या हो गया m1 और ये क्या हो गया m2। तो क्योंकि हमारे टेंजेंट्स ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, इसका मतलब m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, एज कर्व्स कट ऑर्थोगोनली, मतलब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 1/2 बीटा इंटू माइनस बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू -1, विच मीन्स कि बीटा से बीटा गया, तो व्हाट डू वी गेट, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू हाफ, देयरफॉर अल्फा क्या आ गया -1/2। अगर अल्फा -1/2 आ गया तो वी कैन पुट इन वन ऑफ द इक्वेशंस, तो क्या आ जाएगा -1/2 इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर। नाउ यहां पे स्लाइट मिस्टेक है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, देखो इट बिकम्स पॉजिटिव, अल्फा बिकम्स इक्वल टू हाफ, तो बीटा स्क्वायर हो गया 1/2, तो देयरफॉर बीटा इज ±1/√2। नाउ k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो वेयर शुड वी यूज दिस, अल्फा बीटा इक्वल्स टू k यूज कर लें। तो जब अल्फा बीटा इज इक्वल टू k है तो k की क्या वैल्यूज हो सकती हैं, जब अल्फा की वैल्यू हाफ है और बीटा की वैल्यू 1/√2 पॉजिटिव है, तो k वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2√2, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी व्हेन अल्फा इज हाफ एंड बीटा इज -1/√2, तो -1/2√2। लेट्स चेक दोनों आंसर्स हमारे को एक्सेप्टेबल है कि नहीं। यस, दोनों हमें सही है, तो देखो k की वैल्यूज क्या हो जाएंगी 1 ± 1/2√2। Let's take the next example. Find the angle of intersection of the curves y is equal to sin x and y is equal to cos x for x belonging to pi to 3π/2। मतलब x की वैल्यू जो हमारा एंगल अंडर कंसिडरेशन है वो क्या है 180 से 270 के बीच। तो नाउ फर्स्ट थिंग, फॉर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, तो क्या होगा sin x will be equal to cos x, which implies tan x equals to 1. तो x equals to n pi plus alpha is the general solution for this equation. अब x की वैल्यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा x is equal to n pi plus pi/4। अब x की वैल्यू हमें ऐसी ढूंढनी है जो 180 और 270 के बीच में हो, तो लेट्स से n को 1 लेते हैं, तो x क्या आ गया pi plus pi/4 which is 5π/4 and 5π/4 is what 225 degree which lies between 180 and 270। therefore x की वैल्यू क्या हो गई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की 5π/4।
करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी, किसी भी इक्वेशन में हम रख दें तो y इज इक्वल टू साइन 5 पाई बाय 4 विच इज साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4 विच इज माइनस साइन पाई बाय 4 एंड साइन 45 तो 1 बाय रूट 2 होता है, देखो माइनस 1 बाय रूट 2। देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे क्या आ गए, 5 पाई बाय 4 कॉमर माइनस 1 बाय रूट 2। अब बस हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स पहली इक्वेशन का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, किस पॉइंट पे 5 पाई बाय 4 कॉमर माइनस 1 बाय रूट 2। तो क्या वैल्यू आएगी, cos 5 पाई बाय 4 विच इज cos 5 प्लस पाई बाय 4। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो माइनस 1 बाय रूट 2। दिस बिकम्स m1। सिमिलरली y इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या आएगा माइनस साइन x, किस पॉइंट पे निकालना है, 5 पाई बाय 4 कॉमर माइनस 1 बाय रूट 2। तो माइनस ऑफ साइन 5 पाई बाय 4 विच इज माइनस ऑफ साइन पाई प्लस पाई बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन पाई बाय 4 एंड साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2। तो ये आपका स्लोप m2 हो गया। तो बस अब हमें क्या यूज करना है, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो वैल्यूज रख दें, माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 अपॉन 1 प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2। ये हो गया माइनस 2 बाय रूट 2 अपॉन 1 माइनस हाफ एंड विच इज इक्वल टू रूट 2 से रूट 2 गया तो माइनस रूट 2 अपॉन हाफ विच मीन्स 2। तो देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, मॉड ऑफ माइनस 2 रूट 2 विच इज सिंपली 2 रूट 2, क्योंकि हम एक्यूट एंगल लेंगे। फॉर एक्यूट एंगल वी टेक द पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू क्यों ले रहे हैं, बिकॉज tan थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस 0 से 90 एंगल होगा, तो एंगल अगर 0 से 90 तो क्या एक्यूट एंगल आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स 2 रूट 2। Therefore the angle between the curves y is equal to sin x and y is equal to cos x such that x lies between pi and 3 pi by 2, तो वो एंगल क्या होगा, tan inverse 2 root 2। Let's take the next question, and this is a very important question. Suppose we have to show that the curves xy is equal to a square and x square plus y square is equal to 2a square touch each other. टच ईच अदर के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, टच ईच अदर मतलब लेट से एक कर्व ये है और लेट से एक कर्व ये है, दे टच ईच अदर मतलब वो छू रहे हैं, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, छू रहे हैं। तो जब छू रहे होंगे तो हो क्या रहा होगा, जिस पॉइंट पे वो टच कर रहे होंगे अगर उस पर हम लोग टैंजेंट बनाएंगे तो वो टैंजेंट क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। और अगर वो कॉमन टैंजेंट हो जाएगा तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लीजिए या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह लीजिए, उस पे दोनों टैंजेंट्स की स्लोप सेम आएगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सेम हो ही गया एंड उस पे स्लोप, क्योंकि टैंजेंट एक ही बन रहा है, कोई डिफरेंट टैंजेंट्स तो बन रहेगा उस पॉइंट पे, तो फिर क्या होगा, इस कर्व से टैंजेंट की स्लोप निकालेंगे तो भी वही आएगी और दूसरे कर्व से टैंजेंट की स्लोप निकालेंगे उसी पॉइंट पे तो सेम आएगी। तो वी कैन राइट दिस कॉन्सेप्ट कि इफ वी हैव टू शो दैट टू कर्व्स टच ईच अदर, then find point of intersection which in this case would be point of contact and show that slope of tangent
at this point from both the curves is same. ये इसका कॉन्सेप्ट है. कभी भी शो करना हो कि हमारे को कर्व्स की टच कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या इन्फ्रेंस निकालेंगे, वो कर्व्स टच कर रहे हैं. फिर से एक बात कहते हैं कि लेट से एक हमारा कर्व है ये, और एक लेट से दूसरा कर्व है ये. दे आर टचिंग ईच अदर एट द पॉइंट दिस. तो सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें. हमको तो नहीं मालूम होगा कि वो टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर वो शो करने को नहीं कह रहा. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद ये लेट से y इज इक्वल टू fx है, ये कर्व y इज इक्वल टू gx है. तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब लेट दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी अल्फा बीटा. तो f डैश अल्फा निकालेंगे, ये हो गया m1. स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू fx एट अल्फा बीटा. और इसी तरह g डैश अल्फा निकालेंगे विच बिकम्स m2, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अल्फा बीटा फॉर द कर्व gx. और अगर हमने पाया कि m1 इक्वल्स टू m2 आ गया, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे, मतलब अल्फा बीटा पे द कर्व्स आर टचिंग. सीधी सी बात है, आप दोनों कर्व्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व्स का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें. अगर वो सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब वो कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो टच कर रहे हैं उस पॉइंट पे. नाउ अब इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं. We have to show that the curves touch each other. तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कॉन्टैक्ट हमें अभी नहीं मालूम है, हम तो अभी इसको सॉल्व करेंगे. तो क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. इन्हें हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो लेट अस स्क्वायर दिस फर्स्ट इक्वेशन. तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 4. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह हम यहां से क्या यूज कर लेंगे, 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर is a raised to power 4, which becomes x square into 2a square minus x raised to power 4 equals to a4. Taking all the terms to right side, तो x4 minus 2a square x square plus a raised to power 4 is 0. Now look closely, this is a perfect square, x square minus a square का whole square. Therefore x square minus a square is 0, which implies x square is equal to a square and x is equal to plus minus a. तो जब x plus minus a आ गया, तब हम corresponding y की वैल्यू निकाल लें. तो एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर से अगर हम निकालें, तो when x is equal to a, तो y क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन x, यानी a स्क्वायर अपॉन a, दैट इज a. इसी तरह जब x माइनस a है, तो y क्या आएगा, a स्क्वायर अपॉन x, दैट इज a स्क्वायर अपॉन माइनस a. तो क्या आ जाएगा, माइनस a. देखो योर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट या इंटरसेक्शन आर a कॉमर a एंड a कॉमर रादर माइनस a कॉमर माइनस a. नाउ यानी दो पॉइंट्स हैं. अब हम क्या करें, इन दो पॉइंट्स पे स्लोप ऑफ टेंजेंट्स दोनों कर्व का निकालें. तो पहला कर्व था एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो प्रोडक्ट रूल लगा दें, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 शुड बी 0. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, माइनस वाई अपॉन एक्स. सिमिलरली जो हमारा दूसरा कर्व है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. तो इसका डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आया, 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0. 2 से 2 कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, माइनस एक्स अपॉन वाई. नाउ अब हम एक एक पॉइंट को चेक करते हैं. पहला पॉइंट क्या था, एट ए कॉमर ए. एट ए कॉमर ए जो फर्स्ट हमारा कर्व है वो स्लोप क्या दे रहा है टेंजेंट का, ए कॉमर ए माइनस ए अपॉन ए विच गिव्स यू -1. इसी तरह सेकेंड कर्व क्या दे रहा है, डी वाई बाई डी एक्स. ये वाला कर्व क्या दे रहा है, एट ए कॉमर ए वैल्यू माइनस ए अपॉन ए. इट इज गिविंग यू द सेम स्लोप. तो यानी उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे दोनों कट रहे हैं या टच कर रहे हैं, उस पे स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है, मतलब एक ही टेंजेंट है. और एक ही टेंजेंट तो तभी हो सकता है जब वो दो कर्व्स क्या हो, टच कर रहे हो.
जब वो दोनों कर्व्स टच कर रहे हो तो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या हो रहा होगा, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टैंजेंट बन रहा होगा वो एक ही बन रहा होगा और उसका स्लोप तभी वो सेम आ सकता है। तो देखो द कर्व्स आर टचिंग ईच अदर एट a, a. नाउ चेक एट पॉइंट -a, -a. यहां पे क्या होगा, dy by dx -a, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ -a अपॉन -a, तो क्या आ रहा है, -1। सिमिलरली सेकेंड कर्व पे लिए -a पे माइनस ऑफ -a अपॉन -a, वी आर अगेन गेटिंग 1। यानी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे भी दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे भी कर्व्स क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस थे दोनों पे ही वो टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब लेटेस्ट कुछ इस किस्म से स्थिति होगी। लेट्स से वी हैव दिस, तो लेट्स से कुछ इस किस्म से, मतलब दिस इज इमेजिनरी कि लेट्स से ये पॉइंट है a, a, यहां पे भी टच कर रहे हैं और -a वहां भी टच कर रहे हैं। तो वहां पे जो हमारा टेंजेंट है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये दोनों क्या है, यहां भी दोनों की स्लोप सेम आ रही है और यहां भी दोनों की स्लोप एट दीज पॉइंट सेम आ रही है। नाउ वी टॉक ऑफ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हालांकि इस पे हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसको जनरलाइज कर लेते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। इफ वन ऑफ द टेंजेंट्स इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट इज गिवन बाय tan इनवर्स m2। इसका मतलब क्या है कि सपोज आपके पास कोई कर्व है, दो कर्व्स हैं, लेट्स से एक कर्व ये है और एक लेट्स से कर्व ये है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अगर ये पाते हैं कि वन ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू, रादर वन ऑफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और जो दूसरा टेंजेंट है वो अपना कोई भी एंगल है, लेट्स से दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। ये लेट्स से कर्व 1 है, ये कर्व 2 है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उस पे हमने पहले कर्व पे टेंजेंट बनाया, सेकंड कर्व पे टेंजेंट बनाया और उनमें से एक टेंजेंट ऐसा रहा जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। तो डेफिनेटली उसका फिर tan थीटा या स्लोप 0 हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं dy by dx फॉर दैट कर्व लेट्स से C1 0 है और दूसरे का स्लोप लेट्स से m2 है, स्लोप ऑफ द अदर टेंजेंट इज m2। तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, उनके बीच का एंगल क्या होगा, ये अगर ये लाइन जो है इसका स्लोप इज सेम एज दिस एक्स एक्सिस, तो इस अगर हम इस सेकेंड टेंजेंट को एक्सटेंड करें ऐसे और इस लाइन को भी लेट से एक्स एक्सिस को एक्सटेंड कर रहे हैं एंड इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही हो जाएगा एक्स एक्स, वही हो जाएगा इन दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल। क्यों? क्योंकि ये जो पहला टेंजेंट है वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो एंगल ये बना रहा है वही एक्स एक्सिस बना रहा है। तो एंगल बिटवीन दिस द फर्स्ट टेंजेंट एंड द सेकंड टेंजेंट इज सेम एज द एंगल बिटवीन द सेकंड टेंजेंट एंड द एक्स एक्सिस। तो अगर जो सेकंड टेंजेंट है उसका स्लोप θ2 है या इंक्लिनेशन θ2 है, तो स्लोप क्या हो जाएगा tan θ2। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा, दिस एंगल हो जाएगा। तो θ2 मींस व्हाट, tan इनवर्स, ये क्या है m2 है, तो tan इनवर्स m2 हो जाएगा। तो अगर आपको दो टेंजेंट्स, दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना हो और आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के उन पे टेंजेंट्स का स्लोप निकाला, उसमें से एक स्लोप 0 आ गया, तो उन दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होगा, वही होगा जो सेकंड टेंजेंट का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। हम डायरेक्टली उसको बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये कि अगर हमारे पास लेट से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सपोज
एक कर्व ऐसे है और लेट्स से एक कर्व ऐसे है, तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है। तो इस पे एक टेंजेंट हम बनाएंगे, लेट्स से ये आया, और लेट्स से दूसरा जो टेंजेंट बनाया वो पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गया, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस आ गया। दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। वही चीज पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला दोनों कर्व्स का, फिर दोनों का dy बाई dx निकाला। dy बाई dx उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक स्लोप का क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया, मतलब इंफिनिटी आ गया, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 हो गया उसका। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल जो इन दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल होगा वो क्या होगा, इस टेंजेंट को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये जो एंगल हमारा है, रादर ये जो हमारा एंगल है यही है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। लेट्स से दिस इज थीटा। तो ये थीटा कैसे आएगा, इसको अगर हम फर्दर एक्सटेंड कर दें तो इसको भी लेट्स से हमने अपनी एक्स एक्सिस को एक्सटेंड कर दिया, लेट्स से वी एक्सटेंड दिस एंड ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है लेट्स से T1, इसका स्लोप m1 है और इंक्लिनेशन θ1 है, तो ये एंगल θ1 हो जाएगा। जो दूसरा टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है, ये टेंजेंट T2 है, इसका स्लोप m2 है और ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया 90, क्योंकि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस निकला है। तो एंगल थीटा, जो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स है वो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस θ1 इक्वल्स टू 90, विच इज, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस θ1। 90 माइनस θ1 मीन्स व्हाट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द फर्स्ट टेंजेंट, तो वो क्या होगा tan इनवर्स m1। अगर m1 इसका स्लोप है तो m1 क्या होगा tan θ1 होगा, तो θ1 की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स m1। तो फिर ये क्या हो जाएगा 90 माइनस tan इनवर्स m1 क्या हो जाएगा cot इनवर्स m1, और cot इनवर्स m1 को आप और क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/m1। मतलब कहने का सीधा ये है कि अगर हमें दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है जिसमें कि एक टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकलेगा, tan इनवर्स 1 जो दूसरा टेंजेंट का स्लोप है, या सीधे सीधे cot इनवर्स जो दूसरे टेंजेंट का स्लोप है। दिस इज द पॉइंट। अगर ये याद रह सकेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं तो वी कैन सॉल्व, जैसे करते हैं सॉल्व तो कर ही लेंगे हम इसको। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि लेट अ पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन। पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब जैसे अगर हम लिखें x² माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल मतलब जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होने चाहिए, और पॉलिनोमियल फॉर्म में फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा है एंड वो पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन ओरिजिन से भी पास कर रहा है, तो अगर हमें उस कर्व पे टेंजेंट बनाना है एट ओरिजिन, तो उसकी इक्वेशन हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म्स या लीस्ट डिग्री टर्म्स टू 0। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, चेक करिए ये पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक फंक्शन है, क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है। टू टेस्ट दिस 0 0 इसमें सेटिस्फाई करके देख लीजिए, तो 0 माइनस 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0, यानी ये कर्व 0 0 मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है। अब इस कर्व को लेट से, अभी हमें नहीं मतलब कि इसका शेप क्या है, बस ये पता है कि लेट से ये ऐसे ओरिजिन से पास कर रहा होगा। तो अगर हमको लेट से टेंजेंट बनाना है ओरिजिन पे ही इस कर्व पर, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास पूरा प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद 0 0 उस पर सेटिस्फाई करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे, और उसके बाद y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1 x माइनस x1 लगा के स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन निकाल लेंगे। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि वी डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग, जो हमारे लोएस्ट डिग्री टर्म का होगा उसी से हमारा टेंजेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे विल टेक अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से वी टेक
एन एग्जाम्पल, इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म्स, ये एग्जांपल हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म्स है ही नहीं, सारी ये होमोजीनियस है। तो नाउ लेट्स से एन एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस और रादर 6y इक्वल्स टू 0, यहां पे माइनस है। तो ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक फंक्शन है। क्या ये ओरिजिन से पास कर रहा है? यस, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 0 0 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो कहने का मतलब ये ओरिजिन से भी पास कर रहा है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक इक्वेशन है। अब अगर यही सिचुएशन है, ये सपोज ओरिजिन से पास कर रहा है और ओरिजिन पे इस पे टेंजेंट बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स हैं उनको इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0। तो यहां इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म्स कौन कौन सी हैं? -4x माइनस 6y, ये लोएस्ट डिग्री टर्म्स हैं। तो इनको हम इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। मतलब इस टेंजेंट की इक्वेशन, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन एट ओरिजिन टू दिस कर्व क्या होगी? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग कोऑपरेट भी कर सकते हैं। तो क्या करें? डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x y स्क्वायर का 2y dy बाई dx माइनस x का 1 हो गया, y का हो गया dy बाई dx इक्वल्स टू 0। तो dy बाई dx सब्जेक्ट बना ले, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 6, 2 कैंसिल आउट कर दें तो 2 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 3। अब हमें ये कहां निकालना है? ये टेंजेंट हमें ओरिजिन पे निकालना है। तो dy बाई dx एट 0 0 क्या होगा? 2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3 विच इज माइनस 2 बाई 3। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y माइनस y1, y1 इज 0, m यानी dy बाई dx एट x1 y1, x माइनस 0। तो क्या आ जाएगा? 3y equals to minus 2x which is same as 2x plus 3y equals to 0। और देखिए वही इक्वेशन है जो हम लोग अपनी प्रॉपर्टी से कह रहे थे। लेट्स से बिफोर गोइंग टू दिस एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव x4 माइनस 8x क्यूब प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक करिए, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक इक्वेशन है। क्या ये ओरिजिन से पास कर रही है? यस, ओरिजिन से पास कर रही है। और हमें क्या करना है? टेंजेंट निकालना है एट ओरिजिन। तो अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉपर्टी जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स हैं वो उनको इक्वेट कर दें 0 पे। तो ये पावर 4 है, ये पावर 3 है, ये 1 and 1 इफेक्टिवली सेकेंड डिग्री है और ये सेकेंड डिग्री। तो सबसे छोटी डिग्री टर्म्स क्या है? स्क्वायर मतलब पावर 2 की है। तो xy माइनस वाई स्क्वायर शुड बी 0। तो क्या आ जाएगा? y कॉमन, x माइनस वाई 0। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 0 है या x इक्वल्स टू y है। इसका मतलब इस कर्व पर ओरिजिन पे 2 टेंजेंट्स पॉसिबल है, एक y इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू y। एंड वी कैन ऑल्सो चेक दिस थ्रू नॉर्मल प्रोसेस। इस पे क्या करें? dy बाई dx निकालें, 0 0 रख दें और फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx एट x1 y1, x माइनस x1 फॉर्मूला लगा के निकाल लें, वील गेट 2 आंसर्स। और यही आंसर वो आएंगे। लेट्स मूव अहेड। एक और पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाएं और वो टेंजेंट हमें दिया जाए कि किसी दूसरे पॉइंट से पास कर रहा है, वेदर ऑन द कर्व और नॉट ऑन द कर्व, उससे कोई फर्क नहीं। सपोज हमारे पास ये कोई कर्व है, उस पे हमने एक पॉइंट लिया, लेट्स से एक x1 y1, और उस पे हमने एक टेंजेंट बनाया। अब वो टेंजेंट हमें दिया जा रहा है कि इट पासेस थ्रू अ पॉइंट x2 y2। तो क्या कंडीशन होल्ड कर रही होगी कि इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे
जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो और कैसे निकल सकता है, ए बी 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकते हैं, क्योंकि ए बी जो लाइन है वही टेंजेंट है। तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये जो स्लोप है ये वही है जो इस टेंजेंट का स्लोप है। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला था, dy बाई dx करके एट x1 y1। तो ये दोनों तो सेम होने चाहिए, चाहे हम यहां से डिफरेंशिएट करके x1 y1 पे टेंजेंट की स्लोप निकालें या 2 पॉइंट फॉर्म से निकालें ना। एक चीज और है कि हो सकता है ये पॉइंट बी कर्व पे ना हो और हो सकता है ये पॉइंट लेट से कर्व पर भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंडीशन दोनों केस में होल्ड करेगी, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के एक लाइन बना रहे हैं, तो लाइन की स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, और ये पॉइंट ए पे हम टेंजेंट के तौर पे ही बना रहे हैं, तो वहां से भी हम स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। इस केस में लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो जब भी आपसे कहा जाए कि किसी पॉइंट पे कोई लाइन टेंजेंट है और वो दूसरे पॉइंट से पास कर रही है, तो आप बस यही कंडीशन लगाएं कि उन दो पॉइंट्स का स्लोप का फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म शुड बी इक्वल टू dy बाई dx एट जिस पे आपने टेंजेंट बनाया है जिस पॉइंट पे। ना इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं कि लेट टेंजेंट टू द कर्व दिस एट 2,8 मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट ए, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो सपोज हमारे पास कोई कर्व है, ये इस पे हमने एक पॉइंट है 2,8 उस पे टेंजेंट बनाया, और वो टेंजेंट किसी दूसरे पॉइंट पे जाके कर्व को फिर कट कर गया। लेट्स से y इज इक्वल टू x क्यूब कर्व है, इस कर्व पे एक पॉइंट लिया और उस 2,8 उस पे टेंजेंट बनाया। वो टेंजेंट जो बनाया उसने कर्व को किसी दूसरे पॉइंट पे जाके कट करा, तो हमें a के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ठीक है, तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a बी अल्फा बीटा, इस पॉइंट को हमने मान लिया अल्फा बीटा। अब 2,8 पे तो ये लाइन टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप एट 2,8 तो निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,8 कैसे निकलेगा, डिफरेंशिएट कर दें इसको, dy बाई dx x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, और कैसे निकलेगा 2,8 पे x को क्या रख दें 2 स्क्वायर, 2 टू द 4 3 12। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,8 क्या है 12 है। और स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, जो लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, तो ए बी का स्लोप ऑफ ए बी थ्रू 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि ये है तो स्ट्रेट लाइन ही, तो क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो बीटा माइनस 8 अपॉन अल्फा माइनस 2। तो ये दोनों स्लोप्स तो सेम होने चाहिए क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन के स्लोप्स हैं ये, तो क्या हो जाएगा बीटा माइनस 8 अपॉन अल्फा माइनस 2 शुड बी इक्वल टू व्हाट 12। ये तो एक इक्वेशन है, वेरिएबल्स हमारे पास 2 हैं, तो दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, ये जो अल्फा बीटा पॉइंट है ये तो अगेन कर्व पे ही कट करा है टेंजेंट ने, तो ये जो अल्फा बीटा पॉइंट है वो तो कर्व पर ही है, तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या हो गया बीटा इक्वल्स टू अल्फा क्यूब। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बस इसको हम सॉल्व कर दें, तो बीटा की जगह हम क्या रख दें अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब माइनस 8 इज 12 अल्फा माइनस 24, तो अल्फा क्यूब माइनस 12 अल्फा माइनस रादर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो अगर अल्फा को लेट से हम हिट एंड ट्रायल से 2 रखें तो क्या आएगा 2 2 4 2 8 माइनस 12 2 24 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 0। देखो अल्फा माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, तो इस अल्फा माइनस 2 से हम इसे डिवाइड कर दें, फैक्टर थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, अल्फा क्यूब माइनस 12 अल्फा प्लस 16 एंड इज डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 2, तो अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो गया, माइनस 12 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर सॉरी प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस प्लस, तो क्या हो गया माइनस 8 अल्फा प्लस 16, तो माइनस ऑफ 8 माइनस 8 अल्फा प्लस 16 कैंसिल हो गया,
तो इसके दूसरा फैक्टर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 8। अब इसको फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, अल्फा प्लस 4 अल्फा माइनस 2, यानी अल्फा इक्वल्स टू 2 आया और माइनस 4 आया। एक अल्फा इक्वल्स टू 2 यहां से आया, एक अल्फा इक्वल्स टू 2 यहां से आया, एक अल्फा इक्वल्स टू माइनस 4 यहां आया। तो यानी 2,8 तो ऑलरेडी हमारा पॉइंट हो चुका है, अल्फा इज 2 इन दिस केस। जो अल्फा 2 आया है ये वो कौन सा पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट आया है 2। तो जो दूसरा पॉइंट ए आया है वो क्या है, उसमें अल्फा क्या है, -4 है। एंड इफ अल्फा इज -4 तो बीटा आप निकाल लें, यहां से रख लें। तो बीटा क्या आ जाएगा, -4 का क्यूब विच इज -64। तो द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, -64। Now let's take the next question. We have to find the equation of a straight line which is tangent at one point and normal at other point to the curve given by these two parametric form. मतलब हमारे पास कोई कर्व है, किसी पॉइंट पे हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन इस पे इक्वेशन निकालनी है जो कर्व के किसी एक पॉइंट पे तो टेंजेंट की तरह बिहेव करे और किसी दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल की तरह बिहेव करे। लेट्स से अगर ये इसका टेंजेंट है इस पॉइंट पे, लेट्स से वी ड्रॉ दिस, ये टेंजेंट है दूसरे पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे तो टेंजेंट की तरह, लेट्स से ए पे टेंजेंट की तरह काम किया और बी पे किस तरीके से काम कर रहा है, नॉर्मल की तरह। ऐसी इक्वेशन हमें निकालनी है स्ट्रेट लाइन की जो इस कर्व पे, इस कर्व के किसी एक पॉइंट पे वो टेंजेंट की तरह बिहेव करे और एक दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल की तरह बिहेव करे। तो ठीक है, लेट्स से ए के कोऑर्डिनेट्स इज इन टर्म्स ऑफ t1, t इक्वल्स टू t1 पे वो टेंजेंट की तरह काम कर रहा है और t इक्वल्स टू t2 पे वो नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। तो अगर हम एक्चुअल कंडीशन लिखें स्ट्रेट अवे तो क्या होगा, लाइन तो ए बी है, चाहे वो टेंजेंट की तरह काम करे ए पे या नॉर्मल की तरह काम करे बी पे, इक्वेशन तो वही है, लाइन वही है। तो इसका मतलब स्लोप भी इस लाइन का सेम रहेगा, भले हम ए के थ्रू निकालें या बी के थ्रू निकालें। तो क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए इज सेम एज स्लोप ऑफ नॉर्मल एट बी, क्योंकि वही लाइन नॉर्मल की तरह काम कर रही है बी पे और वही लाइन टेंजेंट की तरह काम कर रही है ए पे। तो चाहे स्लोप हम ए पे टेंजेंट के थ्रू निकालें या स्लोप एट बी नॉर्मल के थ्रू निकालें। फर्दर ये चीज एक क्या हो रही होगी, जो ए बी का स्लोप है वो हम 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी थ्रू 2 पॉइंट फॉर्म। तो क्या होगा, अगर हम t1 ले रहे हैं a1 पे, a पे t1 ले रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4t1 स्क्वायर प्लस 3 कॉमर y हो जाएगा 3t1 क्यूब माइनस 1। इसी तरीके से ये हम लोग ने बात की थी कि जो पैरामेट्रिक फॉर्म में जब इक्वेशन होती है तो जो एक्स वाई होते हैं वो आपको कोऑर्डिनेट भी बताते हैं। तो एट t इक्वल्स टू t1 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई के क्या होंगे, x और y की फंक्शंस में t की जगह t1 रख दें। इसी तरह ये a के हो गए, b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, t2 है, एट t इक्वल्स टू t2 क्या वैल्यू होगी 4t2 स्क्वायर प्लस 3 एंड 3t2 क्यूब माइनस 1। नाउ तो सबसे पहले तो हम dy बाय dx निकालें। dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt क्या होगा, 3 3 जा 9t स्क्वायर और dx बाय dt क्या होगा 4 2 जा 8t। तो ये क्या आ जाएगा, t से t कैंसिल हो गया यानी 9t बाय 8। तो एट a dy बाय dt
एट t इक्वल्स टू t1 क्या हो गया 9t1/8 और एट b dy by dt एट t इक्वल्स टू t2 क्या हो गया 9t2/8। नाउ पर b पे तो नॉर्मल का स्लोप आना चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट b है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट b क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा -8/9t2। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1/dy/dx एट x1 y1। तो t2 पे ये स्लोप है, उसका -1 करेंगे तो ये आ जाएगी। तो देयरफॉर अब हम अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं जो हमने ऊपर लिखी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t1 क्या है 9t1/8 शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट b क्या है -8/9t2। एंड सिमिलरली रादर दिस इज 8, ये 8 है, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, दिस वुड बी 8 और तो हमारा यहां पे स्लोप क्या आ जाएगा, दिस वुड बी 8 3s are 24, this would be 8 3s are these will have to be rectified। चेक करिए, यहां 8 होगा तो 8 3s are 24t², 24t², तो 8 1s are यानी 3t आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, we get rid of this is all। तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट एट a पे क्या आएगा 3t1 और टेंजेंट एट b क्या हो जाएगा 3t2, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा -1/3t2। नाउ अब हम लोग लिखते हैं अपनी कंडीशंस। तो टेंजेंट एट a हमारा क्या है 3t1, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट b क्या है -1/3t2 एंड स्लोप ऑफ लाइन ए बी थ्रू 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में तो a और b से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8t2 क्यूब -1 -8t1 क्यूब -1 अपॉन 4t2 स्क्वायर प्लस 3 -4t1 स्क्वायर प्लस 3। आई गेस ये यही है, यस। तो अब 3t1 इक्वल्स टू -1/3t2 इज इक्वल टू, ये सॉल्व होगा तो 8 कॉमन t2 क्यूब -t1 क्यूब अपॉन 4 कॉमन t2 स्क्वायर -t1 स्क्वायर। तो 4 1s 4 2s हो गया एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब की तरह एक्सपेंड करेंगे t2 माइनस t1 इंटू t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 होल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1। तो t2 और ये कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास इक्वेशन आई 3t1 माइनस 1/3t2 इज इक्वल टू ट्वाइस t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर t1 t2 होल डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। ये जो हमारा आया ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन के आया। अब इसको हमें सॉल्व करना है टू गेट t1 एंड t2। तो सबसे पहले एक इक्वेशन तो हमें क्या मिल सकती है, हम इसको और इसको इक्वेट कर दें तो t1 इंटू t2 विल बी इक्वल टू -1/9। एक इक्वेशन तो ये मिल गई हमें। नाउ अब एक बार हम लेट्स से इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं तो क्या होगा 3t1 इंटू t1 प्लस t2 विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस t1 स्क्वायर ट्वाइस t2 स्क्वायर
प्लस 2t1 t2। तो क्या हो गया 3t1 स्क्वायर 3t1 t2 माइनस 2t1 स्क्वायर माइनस 2t2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस t1 t2 इज 0। तो 3t1 स्क्वायर में से 2t1 स्क्वायर गया t1 स्क्वायर माइनस 2t2 स्क्वायर और 3t1 t2 में से ट्वाइस गया तो t1 t2 इज इक्वल टू 0। फर्दर t1 इंटू t2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं -1/9। तो ये हो गया t1 स्क्वायर माइनस 2t2 स्क्वायर माइनस 1/9 इज 0। एलसीएम लेंगे तो 9t1 स्क्वायर माइनस 18t2 स्क्वायर माइनस 1 इज 0। नाउ एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई, एक ये भी इक्वेशन हमारी तैयार हो गई। ये एक हो गई हमारी और एक ये हो गई। नाउ वी शुड इक्वेट दिस एंड दिस इक्वेशन। तो ये क्या आएगा -t1 प्लस t2 इंटू थ्राइस t2 इंटू 2 t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर t1 t2। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 6 t1 स्क्वायर t2 t2 क्यूब t1 इंटू t2 स्क्वायर। तो क्या होगा नाउ 6 t1 स्क्वायर t2 को हम लिख सकते हैं t1 इंटू t1 t2 और t1 t2 की जगह -1/9। तो ये हो जाएगा -t1/9 प्लस t2 क्यूब प्लस t1 इंटू t2 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं t2 इंटू t1 t2। तो ये हो जाएगा -1/9 इंटू t2 इज इक्वल टू -t1 माइनस t2। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो -t1 माइनस t2 इज 6 माइनस t1 9 एलसीएम ले लिया तो 9t2 क्यूब माइनस t2 अपॉन 9 कैंसिल आउट हुआ 3 2 जा 3 3 जा तो वी गेट -3t1 माइनस 3t2 इज -2t1 प्लस 18 t2 क्यूब माइनस 2t2। तो इफ यू ब्रिंग एवरीथिंग टू राइट साइड तो 3t1 इधर आएगा तो t1 बचेगा, 3t2 आएगा तो t2 बचेगा प्लस 18 t2 क्यूब इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन हमारी ये भी बन गई। ठीक है, और रादर हम लोग चाहें तो इसको सॉल्व ना भी करें, यहां से ही हम सॉल्व कर दें 9t1 स्क्वायर माइनस 18। नाउ t1 इंटू t2 क्या है -1/9। तो t2 की वैल्यू क्या हो गई -1/9 t1, वही सब्स्टिट्यूट कर दें तो -1/9 t1 का होल स्क्वायर -1 इज 0, क्योंकि वो टफ हो रही है उसको डील करना। ठीक क्या हो रहा है 9t1 स्क्वायर माइनस 18 इंटू 1/81 t1 स्क्वायर -1 इज 0। 9 2 जा 9 9 जा एलसीएम लेंगे तो आ गया 81 t1 रेज टू पावर 4 माइनस 2 माइनस 9 t1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको रीअरेंज कर लें 81 t1 4 माइनस 9 t1 स्क्वायर माइनस 2 0। अब ये बाई क्वाड्रेटिक है तो t1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, सीधा चारे लगा दें 9 प्लस माइनस 9 9 जा 81 प्लस 4 2 जा 8 8 4 AC होता है तो 4 इंटू A इंटू C। तो 4 2 जा 8 8 1 जा 8 8 8 जा 64 648 अपॉन 2 इंटू 81। ये कितना आ गया 648 प्लस 81 9 7 8 and 4 12 1 7 29। 729 किसका होता है 27 का स्क्वायर
तो 9 प्लस माइनस 27 अपॉन 2 इंटू 81 इस t1 स्क्वायर। तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करें तो 9 प्लस 27 अपॉन 2 इंटू 81, और एक बार माइनस लेंगे तो 9 माइनस 27 अपॉन 2 इंटू 81। नाउ इससे आया 36 अपॉन 2 इंटू 81, और यहाँ से आया माइनस 18 अपॉन 2 इंटू 81। ऑब्वियसली t1 स्क्वायर जो है कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि किसी भी स्क्वायर टर्म को सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो t1 स्क्वायर सिंपली क्या है 36, यानी 2 1 जा 2 18 जा 9 2 जा 9 9 जा, यानी 2/9 है। देखो t1 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √2/3। तो जब t1 हमारा 2/√3 है तो t2 क्या होगा, t1 t2 में क्या रिलेशन था, t1 t2 इक्वल्स टू -1/9, तो t2 की वैल्यू क्या होगी -1/9 t1, तो क्या हो गया -1/9 t1, t1 क्या है 2/√3 यानी -√3/18। और इसी तरीके से अगर t1 -2/√3 है तो t2 फिर क्या है -1/9, और यहाँ हो गया इंटू 3, तो माइनस से माइनस गया 3/√18। तो इनफैक्ट अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज टैंजेंट एट वन पॉइंट। तो अब इक्वेशन के लिए t1 तो हमारा आ गया है, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे निकालें, t1 हमारा आ चुका है, t1 की दो वैल्यूज आई हैं, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा, dy/dx निकाल लें। dy/dx हमारा क्या सॉल्व हुआ था 3t, तो dy/dx एट t इक्वल्स टू 2/√3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/√3, तो √3 से √3 गया 2√3, और dy/dx एट t इक्वल्स टू -2/√3 क्या होगा 3 इंटू -2/√3, ठीक क्या सॉल्व हो जाएगा -2√3। तो दोनों पॉइंट्स पे हमारे स्लोप्स आ गए। अब हमें पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स हमारे y क्या था 8t³ -1 और x था 4t² + 3, तो एट t इक्वल्स टू 2/√3 y क्या आएगा 8 इंटू 8/3√3 -1, और x क्या आएगा x आएगा 4 इंटू 4/3 + 3। देयरफॉर ये कितना आ गया, ये तो हो गया 64/3√3 -1, और ये हो गया 4 4 16 + 9 25/3। तो जो पहला कोऑर्डिनेट आया 25/3 कॉमर 64/3√3 -1। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगी y - y1 विच इज 64/3√3 -1 इंटू m क्या है, स्लोप क्या निकला 2/√3 x - x1 25/3। ये पहला टैंजेंट हो गया जो दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल है। और ऐसे ही जब दूसरा पॉइंट निकालना होगा तो क्या लिखेंगे एट t इक्वल्स टू -2/√3, तो y की वैल्यू क्या आएगी -8 इंटू 8/3√3 -1, और x की वैल्यू क्या आएगी 4 इंटू 4/3 + 3, ये तो 25/3 आएगा, और ये क्या आ जाएगा -64/3√3 -1। तो इस पॉइंट पे ये सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है 25/3 कॉमर -64/3√3 -1। तो इस पॉइंट पे टैंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी y - y1, तो ये प्लस हो जाएगा 64/3√3 + 1 इज इक्वल टू dy/dx एट दैट पॉइंट, वो क्या है -2√3 इंटू x - x1। ये दूसरी, मतलब दो ऐसे
स्ट्रेट लाइंस पॉसिबल हैं जो एक पॉइंट पे टैंजेंट होंगी और दूसरे पॉइंट पे नॉर्मल होंगी. नेक्स्ट वी डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ सपोज फॉर टू कर्व्स which are algebraic polynomials, वो algebraic polynomial के फॉर्म्स में टू कर्व्स हैं. तो if you solve the two curves for points of intersection and find first even number of repeated roots. Even number of repeated roots मतलब अगर कर्व एक C1 है एक C2 है और वो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में कर्व्स हैं, अगर उनको हम सॉल्व करें, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और हमको पता लगे कि जो x की वैल्यूज आई हैं वो रिपीटेड रूट्स आई हैं. रिपीटेड मतलब सेम वैल्यूज आई हैं और इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुई. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कर्व C1 था, एक कर्व C2 था, उसको हमने साइमल्टेनियस सॉल्व किया, हमारे रूट्स आई 1 1 1 1. तो इसका मतलब ये हुआ, एंड लेट्स से एक पॉइंट और आया 3, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये रूट रिपीट हुई है, 4 बार रिपीट हुई है. 4 मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट हुई है. तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे दोनों कर्व्स टच करेंगे एक दूसरे को एंड विल नॉट क्रॉस ईच अदर. फॉर एग्जांपल इस किस्म से कुछ, ये है x इज इक्वल टू 1 पॉइंट. मतलब इस पॉइंट पे अगर हमारे कर्व्स हमने सॉल्व करे साइमल्टेनियसली फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पाया कि उनको सॉल्व करने पे जो सॉल्यूशन निकला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकले हैं, वो रिपीटेड है और वो इवन नंबर ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रिपीट हो रहा है, तो उस पॉइंट पे दोनों कर्व्स टच करेंगे एक दूसरे को पर काटेंगे नहीं. इसी तरीके से अगर हमने साइमल्टेनियस सॉल्व किया लेकिन क्या निकले, ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट्स, तो इसका मतलब ये होगा कि द कर्व्स आर क्रॉसिंग एंड टचिंग. Curves are crossing and touching. इस केस में curves are touching but not intersecting या but not crossing. यहां पे जैसे क्या होगा, जैसे आपने C1 C2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा और आपने जब x की वैल्यू निकल के आई, तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 1 1 आया और 3 आया 4 आया, तो 1 क्या हुआ, रिपीट हुआ ये रूट, पर कितनी बार रिपीट हुआ, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, 3 बार रिपीट हुआ ऑड नंबर ऑफ टाइम. तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारे को क्या समझ में आएगा कि C1 C2 आपस में, फॉर एग्जांपल एक कर्व ये है C1 और एक कर्व है C2, तो इसमें क्या हो रहा है, ये टच भी कर रहा है और काट भी रहा है. इसका मतलब ये होगा. तो अगर इनका इंटरप्रिटेशन सिर्फ ये है कि अगर दो कर्व्स को साइमल्टेनियसली, पर वो कर्व्स क्या होने चाहिए, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स होने चाहिए. अगर वो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स हैं और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो हमें रूट्स मिल रहे हैं वो रिपीटेड हैं, तो हमें देखना होगा कि वो रिपीटेड रूट्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुए हैं या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स. अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुए हैं तो दोनों कर्व्स उस पॉइंट पे टच कर रहे हैं पर क्रॉस नहीं कर रहे हैं, और अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स वो उस पॉइंट पे रिपीट हुई है रूट, तो उस पॉइंट पे कर्व्स कट भी कर रहे हैं और टच भी कर रहे हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इफ यू हैव अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल ax² by² plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. This is the general form of second degree equation. तो इसमें डिपेंडिंग ऑन
2hxy भी होगा। ठीक है, तो ये सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है। डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ a, b, c, h, f, g डिफरेंट इक्वेशंस फॉर्म होंगी। पैराबोला भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी ये हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दीज वैल्यूज। तो स्पेशली इन केस ऑफ कोनिक्स, मतलब ये वाले केसेस, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, इन सब केसेस में एक स्पेशल चीज होगी कि अगर हमें कंडीशन फॉर टेंजेंसी निकालना है, दैट इज हमको एक लाइन गिवन है, अ लाइन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब क्या हुआ कि किस कंडीशन में ये लाइन, गिवन लाइन इस कर्व पर टेंजेंट होगी। तो बस क्या करना है, बट दिस, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन यू हैव अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी सॉल्व द इक्वेशन ऑफ लाइन and the curve and put b square minus 4ac equal to 0। b square माइनस, क्योंकि जब आप इन दो लाइंस को, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होगी वो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगी, जो सेकेंड डिग्री कर्व है उसको जब साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो पूरी इक्वेशन सेकेंड डिग्री की बन जाएगी। अगर कोई भी कर्व है, अगर उस, और वो कर्व सेकेंड डिग्री का है, तो जब ये लाइन इसको टच करेगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, मतलब ये लाइन और ये कर्व में जो क्वाड्रेटिक बनेगी, लेट्स से ये क्वाड्रेटिक बनी, तो इसका सिर्फ एक ही रूट आना चाहिए, ये एक रूट आना चाहिए, मतलब क्या हो जाए, इक्वल रूट्स आने चाहिए। इक्वल रूट्स का मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए इसका। तो ये कंडीशन सिर्फ कब यूज होगी, जब हमारा सेकेंड डिग्री की इक्वेशन में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें प्रूव करनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से वी टेक अ क्वेश्चन, फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इफ ax plus by equals to 1 is tangent to x square minus xy is equal to 5x minus 7। अब वो कह रहा है कि शो करिए, फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी की कंडीशन शो करिए कि किस कंडीशन में ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 इस कर्व पे टेंजेंट है। सबसे पहली बात तो देखिए, ये जो कर्व दिया है ये सेकेंड डिग्री का कर्व है, सेकेंड डिग्री का कर्व है। तो ये कोई भी कर्व है, अगर हमें ये लाइन दिखानी है कि इस पे टेंजेंट है, तो इसको साइमल्टेनियसली इस लाइन को इस कर्व से सॉल्व करें और ये दिखा दें कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये टच कर रही है। अगर ऐसा कर पाए तो फिर ये टेंजेंट हो जाएगी। तो अगर हम इसे साइमल्टेनियस सॉल्व करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से हम y की वैल्यू ले लेते हैं 1 माइनस ax अपॉन b, वो हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, तो x इंटू वाई की जगह 1 माइनस ax अपॉन b इज इक्वल टू 5x माइनस 7। तो एलसीएम लेंगे तो 6x b एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस ax स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 7 इंटू बी को हमने राइट साइड ले गए, तो b एक्स स्क्वायर यानी b प्लस a एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 5bx प्लस 7b इक्वल्स टू 0। ठीक, क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, माइनस x कॉमन 1 प्लस 5b प्लस 7b इक्वल्स टू 0। अब
अगर ये लाइन इस कर्व पे टैंजेंट है तो यानी सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो रूट्स आएंगे। अब वो दो रूट आए तो इसका मतलब हो गया ये लाइन इस कर्व को दो जगह काट रही है। फॉर एग्जांपल ये लेट से दो जगह का, लेट से अगेन लेट से दो जगह काट रही, और अगर एक रूट का मतलब आया, एक अगर इसके रूट आए मतलब वो दोनों रूट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर दोनों रूट्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब डेफिनेटली वो दोनों रूट क्या हो गए, एक ही पॉइंट पे आ गए, और एक ही पॉइंट पे आ गए मतलब दो, ये कर्व वो लाइन क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, और एक ही पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या हो गया, वो टच कर रहे हैं, वो कट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर गए एक ही पॉइंट पे। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, अगर ऐसे काटा हम, फिर जैसे जैसे हम मूव करेंगे ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएंगे। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्वल रूट्स। यहां पे रूट्स अलग अलग है, इन पॉइंट्स पे अलग अलग रूट्स है, और यहां पे क्या हो गई, वो दोनों रूट्स इक्वल हो गए। तो इसका मतलब अगर ये प्रूव करना है कि ये लाइन टैंजेंट है इस कर्व पे, तो जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो इसका सीधे सीधे क्या कर दें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी प्लस ए इंटू सी क्या है 7b शुड बी 0। तो एक्सपैंड कर दें, 25b स्क्वायर प्लस 10b प्लस 1 माइनस 28b स्क्वायर माइनस 28ab इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 25b स्क्वायर माइनस 28b स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी माइनस 3b स्क्वायर प्लस 10b प्लस 1 माइनस 28ab इक्वल्स टू 0। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। पर ये जो प्रोसेस है ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका कर्व सेकेंड डिग्री का हो, सेकेंड डिग्री का कर्व हो तो, और हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालनी है, तो क्या कीजिए, उस लाइन को उस कर्व से साइमल्टेनियस सॉल्व करिए, दैट विल ऑलवेज बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या दिखा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0।